एक कर्मचारी के सुरक्षा कवच की जब वो रिटायर हो जाता है। उसके बाद भी जिंदगी होती है ना, खर्च होते हैं, उसीलिए पेंशन जरूरी होती है। और पेंशन को लेकर अब साल भर होने को आया, विवाद लगातार, राजनीतिक जंग, राजनीतिक टेंशन, पेंशन की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। 5 राज्यों ने, आप जानते ही हैं, पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। नई पेंशन योजना 2004 में लागू हुई थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार। लेकिन सही मायने में इसे जमीन पर उतारा यूपीए सरकार ने, मनमोहन की सरकार ने, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने। पर अब पुरानी पेंशन योजना का राग अलापा जा रहा है, उसके फायदे गिनवाए जा रहे हैं। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी आखिरी आधी तनख्वाह जो है वो पेंशन के तौर पर उसे मिले। यह एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। नई पेंशन योजना में यही नहीं मालूम कि पैसा कितना मिलेगा। उसमें भी एक मुश्त 40% निकाल सकते हैं, बाकी 60% वो एक फंड में बना रहेगा, वो एन्युटी के तौर पर ही आपको पैसा मिलेगा। अब मैं आपको बता रहा था 5 राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। इसमें 3 तो कांग्रेस शासित राज्य हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा आम आदमी पार्टी द्वारा शासित पंजाब और झारखंड में भी पुरानी पेंशन योजना बहाल हो गई है। बल्कि आज 1 अप्रैल 2023 से नई पेंशन योजना को हटाकर पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है हिमाचल प्रदेश में। पर आज चर्चा क्यों? चर्चा इसलिए कि अब पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग उत्तर प्रदेश पहुंच गई है। राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम राज्य, 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। और पुरानी कहावत है कि दिल्ली का गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। तो लखनऊ में अटेवा है एक संगठन, और बहुत सारे संगठन जिसमें शिक्षक भी हैं, कर्मचारी भी हैं, वो काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। लगभग 24 लाख सरकारी कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में, इनमें से लगभग 14 लाख अनुमान यह लगाया जा रहा है वो पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। इसमें कृषि, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा और शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं। तो अब उत्तर प्रदेश भी इस फेहरिस्त में जुड़ गया है। महाराष्ट्र में भी, वहां भी बीजेपी साझीदार है सरकार में। यूपी में तो उन्हीं की सरकार है, लेकिन एक नाथ शिंदे गुट जो है शिवसेना का, उसके साथ एक मिलीजुली सरकार बीजेपी महाराष्ट्र में चला रही है और वहां पर एक नाथ शिंदे। अब वो पुरानी पेंशन योजना किस तरह से लागू की जा सकती है, उसके विकल्प तलाश रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पहली बार यह खुलकर कहा था, नॉट नेगेटिव ऑन ओपीएस, यानी कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर वो नकारात्मक नहीं है। जेजेपी, जिसकी चाबी के चलते सत्ता का दरवाजा खोला 2019 में हरियाणा में बीजेपी ने, और मनोहर लाल खट्टर की फिर से सरकार बनी, पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो कर्मचारी वहां पर आंदोलित हैं, उनका खुलेआम समर्थन कर रही है जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी। और चाहे मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक, जहां पर चुनाव भी होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी के ही विधायक गौरीशंकर बिसेन वो कह रहे हैं पद ले लो, पार्टी से चाहे निकाल दो, लेकिन ओपीएस लागू कर दो। और शिवमोगा से बीजेपी के विधायक आयानूर मंजूनाथ भी अब ओपीएस की वापसी की मांग कर रहे हैं। तो यह मांग लगातार बढ़ती जा रही है क्या? और अब तक सरकार क्या कह रही थी? सरकार ने साफ कर दिया कि जो पीएफआरडीए है, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी,
यानी कि जो आपका पैसा एनपीएस के तहत 2004 के बाद कटता है, 10% आपका, 10% सरकार देती है, वो 14% देने लग गई है। वो पैसा एक फंड में चला जाता है और वो फंड फिर इसे शेयर बाजार में लगाता है कुछ और फंड्स के जरिए, कि भाई वो पैसा तो वहां चला गया, अब वो वापस आ नहीं सकता, वो तो हम दे नहीं सकते। ये सरकार ने बिल्कुल बिना लार लपेट साफ कर दिया है कि एनपीएस फंड जो है वो कर्मचारी और ट्रस्ट के बीच समझौता है। और सरकार ने इस बात को लेकर भी आगाह किया कि देखिए, ये कर्ज लेकर घी पीने वाली बात कर रही हैं सरकारें, जो पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर रही हैं, आने वाली पीढ़ियों पर दुनिया भर का कर्ज हो जाएगा, ये पट नहीं पाएगा, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और हम पैसे नहीं देंगे। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पेंच है, क्योंकि 35,000 करोड़ के करीब राजस्थान में जो कर्मचारी हैं, जहां पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है, वो इस फंड में है। वो पैसा नहीं मिलेगा तो सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में चला भी जाए, उसका पैसा क्या अटका रहेगा? ये 17,000 करोड़ के करीब है छत्तीसगढ़ का पैसा, 7,500 करोड़ हिमाचल प्रदेश का पैसा। वित्त आयोग ने भी यह बात साफ कर दी है कि भैया पैसे तो हम नहीं दे पाएंगे, ये ओपीएस का भार जो है ये आम आदमी, आम नागरिक पर पड़ेगा। पर कहानी में यहां भी ट्विस्ट आ गया। और ट्विस्ट क्या आया? ट्विस्ट ये कि 24 मार्च को जो हमारा वित्त विधेयक, जिसे बजट कहते हैं, वो बाकायदा औपचारिक तौर पर पास हो गया। और उसके साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कह रही थी कि ओपीएस लागू ही नहीं हो सकती, पैसा वापस नहीं दे सकते, ओपीएस के चलते अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा, यह फिस्कल प्रूडेंस नहीं है, यह वित्तीय अनुशासनहीनता, वोट के चक्कर में विपक्षी सरकारें कर रही हैं। उन्होंने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं देश के, उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया। और कमेटी क्या करेगी? होल्ड योर ब्रेथ, सांस रोकिएगा एक सेकंड के लिए। अभी तक तमाम नकारात्मक पहलू ओपीएस के गिनवाने वाली वित्त मंत्री, उन्होंने एक समिति का गठन कर दिया है रिव्यू करने के लिए। पुनर्विचार किया जाएगा, अब होगा न्यू पेंशन स्कीम पर, नई पेंशन योजना पर। समस्याएं हैं, यह मान रही है सरकार। अब इसका सुधार करने के लिए, समाधान निकालने के लिए रिव्यू किया जाएगा न्यू पेंशन स्कीम को। तो क्या कान इधर से नहीं, थोड़ा घुमाकर पकड़ा जा रहा है? और 2024 की लड़ाई में सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी भारी ना पड़ जाए, जो भारी पड़ती दिखी हिमाचल प्रदेश में, जहां कांग्रेस ने सरकार बना ली 40 सीटें जीतकर, वो रिपीट ना हो जाए राष्ट्रीय पटल पर। क्या कोर्स करेक्शन होता दिख रहा है? सरकारी कर्मचारियों को कुछ राहत मिलने वाली है क्या? और जब राज्य सरकारें इसे लागू कर रही हैं तो केंद्र का रिव्यू करने का क्या मायने? क्या अब और राज्य सरकारों पर दबाव बनेगा कि 5 राज्यों ने कर दिया तो आप क्यों नहीं कर सकते? यह सवाल पूछा जाएगा क्या? और इस साल 3 राज्यों में तो विधानसभा चुनाव हो गए, 6 में होने बाकी हैं। और इनमें कर्नाटक 10 मई को चुनाव होंगे, 13 मई को नतीजों की घोषणा भी हो जाएगी। उसके बाद तेलंगाना भी है, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये बड़े राज्य हैं जिन नतीजों के असरात या एक माहौल बनता है 2024 के लिए, उसको भी अब संज्ञान में लिया जा रहा है क्या? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, पेंशन बढ़ाएगी यूपी में टेंशन, और 24 की मजबूरी, पुनर्विचार जरूरी। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनकी लोकसभा सांसद भी हैं, आईएएस रह चुकी हैं,
तो अर्थव्यवस्था को, सरकारी नीतियों को, पेंशन स्कीम्स को, इनकी बारीकियों को ये भली भांति समझती हैं, परखती भी रही हैं। अपराजिता सारंगी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अभिजीत खुद को स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बताते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार ओपीएस का मुद्दा उठा रही है। उत्तर प्रदेश में अहबाब सिंह गरेवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पंजाब में लागू कर दिया है ओपीएस को। ए.के. वाजपेयी, रामविलास पासवान गुट जो है एलजेपी का, उसके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, और साथ ही साथ विजय कुमार बंधु अध्यक्ष हैं नेशनल मूवमेंट फॉर ओपीएस, यानी कि राष्ट्रीय एक आंदोलन चला रहे हैं ओपीएस की बहाली को लेकर। तो अपराजिता, अब पुरानी पेंशन योजना की गूंज उत्तर प्रदेश में भी सुनाई देने लगी। उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम राज्य, और खास अगर हम 2024 की लड़ाई की बात करें तो चिंता बढ़ती है इससे बीजेपी की। आप सबको मेरा नमस्कार। कुछ तथ्य उपस्थापित करना चाहूंगे, पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है और उसके बाद अगर वार्तालाप हो, अगर वाद विवाद हो तो बेहतर है। देखिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक सूचना दी थी और इस सूचना के मुताबिक तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 26 राज्यों ने न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, जो नई पेंशन योजना है, इसे अधिसूचित किया था और इसका कार्यान्वयन भी शुरू हो गया था। लेकिन जैसा कि आपने कहा, मैं सहमत हूँ, करीबन 5-6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लागू कर दिया गया है पुरानी पेंशन योजना या फिर लागू करने की चाहत दिख रही है। दूसरा तथ्य मैं देना चाहूँगी कि ये जो 2022-23 का बजट एस्टिमेट हुआ, जो बजट पास हुआ, इसमें जो पेंशन पर राज्यों में खर्चा होगा वो हम सबको जानना ज़रूरी है। वो इस बार 4,63,000 करोड़ होगा, जो पिछले वर्ष 21-22 वित्तीय वर्ष में 3,99,000 करोड़ था। इसका अर्थ हुआ 16% अधिक इस बार पेंशन पर राज्यों के द्वारा खर्चा किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। और जहाँ तक कि आपने कहा, तीसरी बात मैं कह दूं कि जब बहुत सारे राज्यों ने कहा कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना है, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, पुनरावृत्ति जैसा लगेगा। लोकसभा में मैं भी बैठी थी। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि श्री टीवी सोमनाथन, जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, अर्थ सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, एक समिति बनेगी और 2 बातों को देखते हुए यह पेंशन के मामले पर अपना सुझाव देगी। क्या 2 बातें हैं? पहली बात ये कि ये अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ गए, अगर सारे राज्य और सेंटर ने भी ऐसा निर्णय लिया, तो आर्थिक बोझ क्या होगा और इसका क्या प्रभाव होगा, तथा हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी आकांक्षाओं, उनकी इच्छाओं, इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करके समिति अपना रिपोर्ट देगी और उसके बाद केंद्र सरकार निर्णय लेगी। लेकिन जो केंद्र सरकार निर्णय लेगी वह सारे राज्यों के लिए लागू किया जाएगा। तो मैं ये तो निश्चित तौर पर कहना चाहूँगी कि देखिए, सिर्फ ये पुनर्विचार की मजबूरी क्यों आन पड़ी? अभी तक तो आप कह रहे थे देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा, पैसे हम वापस दे नहीं सकते, फिर पुनर्विचार की ये संभावनाएं कैसे उत्पन्न हो गई? अपराजिता, देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसने एक वक्तव्य जारी किया, अंग्रेजी में है, मुझे 2 लाइन बोलने दें। उसने कहा, अ मेजर रिस्क लूमिंग लार्ज ऑन द सब नेशनल फिस्कल होराइजन इज द लाइकली रिवर्शन टू द ओल्ड पेंशन स्कीम बाय सम स्टेट्स।
By postponing the current expenses to the future, states risk the accumulation of unfunded pension liabilities in the coming years. ये इनके स्टेट फाइनेंस के रिपोर्ट में बिल्कुल ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी है अपराजिता, बिल्कुल दुरुस्त आपने कोट किया। ये जो रिपोर्ट है ये 24 मार्च से पहले आ गई थी, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस रिपोर्ट के बावजूद भी अब केंद्र सरकार के सामने ऐसी क्या मजबूरी आई कि आप रिव्यू करने के लिए तैयार हो गए, या राजनीतिक नफे नुकसान का अब आकलन करना पड़ रहा है आपको? देखिए, हर एक विषय को राजनीतिक तराजू पर ना तोले तो बेहतर है। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे बड़ी सावधानी के साथ और मैं कह दूं बड़ी परिपक्वता और समझदारी के साथ चलाना पड़ता है। तो मैं समझदारी की राह से आप हट रहे हैं, मंत्री महोदया भी मानती है, समझदारी की राह से आप हट रहे हैं। रिव्यू का मतलब एनपीएस में समस्याओं को आप मान रहे हैं। देखिए, आदरणीय वित्त मंत्री ने कहा कि अगर डिमांड बहुत राज्यों से आ रहा है, अगर हमारे कर्मचारी चाह रहे, तो यह तो मुझे लगता है जन कल्याण करने वाली सरकार है। और अगर जनता चाहेगी, जैसा कि हमने फार्म बिल्स के केस में किया, फार्म लॉज के केस में किया, अगर जनता चाहेगी, अगर हमारे सरकारी कर्मचारी कुछ चाह रहे, तो उन्होंने कहा जनता से आप इतने कटे हुए हैं, जनता से पहले को देखेगी, जनता से राय नहीं लेते या राजनीतिक आकलन करते हैं? ये सवाल भी तो फिर खड़ा होता है अपराजिता। देखिए, यूपीए सरकार के समय में इसे किया गया था, जो न्यू पेंशन स्कीम आई। नहीं, न्यू पेंशन स्कीम आई थी वाजपेयी सरकार में, सही मुकम्मल तौर पर जमीन पर उतारा मनमोहन सिंह ने। 2004 में आ गई थी, आपकी सरकार थी। बिल्कुल, 2009 में 2004 में मनमोहन सिंह नहीं 2004 में सही आ गया था, ना जोड़े, हाँ आ गया था। लेकिन मैं आपको कह दूं कि ये जो NPS has been made available to every Indian citizen from May 1, 2009। स्वैच्छिक तरीके से कोई भी यहाँ का जो सिटीजन है, जो नागरिक है, वो इससे जुड़ सकता है। मैं सिटीजन की बात कर रही हूँ। एक चीज और बताइएगा, आज मैं वो सवाल नहीं पूछूंगा अपराजिता, वो बहुत बार पूछ लिया कि पुरानी पेंशन योजना फौज पर क्यों लागू है। दिल्ली हाई कोर्ट का भी अब आदेश आ गया है, अर्धसैनिक बलों पर भी वो लागू होगी। पेंशन कैसे सांसद और विधायक लेते रहते हैं, आम आदमी को देने में दिक्कत आती है। आपने आर्थिक बोझ की बात की, चलिए अभी तो पुनर्विचार हो रहा है, पर आर्थिक बोझ की भी जब बात आती है, आप राज्य सरकारों को ताकीद जब करते हैं, क्या केंद्र सरकार अपने गिरेबान में भी झांकने को तैयार है? 1947 से 2014 67 सालों में भारत सरकार ने, अलग अलग सरकारें रही, और ये फिगर सदन के पटल पर कोट की गई, जिसकी आप भी सदस्य हैं। 55 लाख करोड़ के करीब कर्ज लिया भारत सरकार ने, और पिछले 8 सालों में आपने 85 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया। आज कर्जा 140 लाख करोड़ से ऊपर का है केंद्र सरकार पर। तो जब आप तो जन कल्याण का ये रेवड़ियां नहीं बांटते हैं, विपक्ष रेवड़ियां बांट रहा है, बिना रेवड़ियां बांटे भी इतना कर्ज आप पर कैसे बढ़ गया? देखिए, मैंने कहा कि जब आर्थिक व्यवस्था को संभालना पड़ता है तो बहुत सारे मुद्दों पर नजर रखना पड़ता है, और मैं कह दूं हमारा एकमात्र लक्ष्य है लोगों का कल्याण। और इसकी वजह से आपने देखा कि जन कल्याण की कितने सारे कार्यक्रम इन 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आरंभ किए गए। तो समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, भित्ति भूमि के विकास के लिए, हर एक वर्ग के विकास के लिए जरूरी है पैसों की, जरूरी है रुपयों की। इस बात को मुझे लगता है दृष्टि में रखना होगा। मैंने बिल्कुल रखना चाहिए, पर जन कल्याण की बात तो हम अभी भी कहेंगे कि हाँ, आर्थिक बोझ होता है, आर्थिक बोझ होगा। नहीं, जन कल्याण की जो आप बात कर रही थी बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों की तरफ से जब ये मुद्दा उठाया गया तो अब समिति की बात उठी है। ये जन कल्याण आपने शब्द कई बार इस्तेमाल किया, पर ये जो जन कल्याण है, इसकी परिभाषा जब आप विपक्ष में होते हैं कुछ और होती है, सत्ता पक्ष में आने के बाद कुछ और हो जाती है क्या? और ये सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, एक चिट्ठी है मेरे पास, 21 मई 2013 चिट्ठी लिखी थी उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां से चर्चा शुरू की है, आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो 2013 में लोकसभा सांसद थे।
प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यह चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में वो क्या कहते हैं, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की बात करते हुए वो क्या कहते हैं कि इस जमा धनराशि को फंड मैनेजरों के माध्यम से शेयर बाजार में लगाया जाएगा। आप सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव को भली भांति परिचित हैं। नए पेंशन व्यवस्था द्वारा कर्मचारी को सेवा काल के दौरान धन निकालने की कोई व्यवस्था नहीं तथा सेवानिवृत्ति पर भी उसे क्या रिटर्न मिलेगा यह बाजार पर निर्भर है। सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी नहीं ली जा रही है। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है, धरना प्रदर्शन तथा हड़तालें भी कर रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि नई पेंशन व्यवस्था के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था ही लागू कर दी जाए। सत्ता में आने के बाद ये भूल गए कि चिट्ठी लिखी थी योगी आदित्यनाथ। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कल की बात पुरानी, नया दौर है, लिखेंगे हम फिर से नई कहानी। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बात पर हम ध्यान न दें, अभी क्या होना है और आगामी वर्षों में क्या होगा इस पर हम ध्यान दें। तो आप दुनिया भर का अतीत, तो सबकी हिस्ट्री खंगालते रहते हैं। आपके अतीत के बयान लाए जाएं तो आप कह रहे हैं छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है अपराजिता। नहीं, देखिए, मैं हर एक विषय में कहती हूँ छोड़ो कल की बातें, आगामी दिनों में क्या होगा और वर्तमान में क्या होगा, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो वर्तमान पर टिका हुआ है। तो हमें लगता है ऐसा नहीं कि हम 2024 के ये चिट्ठी भी जुमला थी कर रहे हैं। हर एक मुद्दे को राजनीति से न जोड़े तो बेहतर। नहीं, ये राजनीति से ना जोड़े, राजनीति से न जोड़े। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की बात करते हैं तो ये जुमला था, ये चिट्ठी नहीं, ये जुमला था, राजनीतिक जुमला। मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे हम नई पेंशन स्कीम कहते हैं, इसे भी बड़ी सोच समझ के सरकार लाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बहुत सोच समझ के लाई थी। और मैं कह दूं, उस समय भी मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, मैं सरकारी क्षेत्र से जुड़ी रही हूँ इसलिए कह रही हूँ, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होता है। और मुझे जैसी समझ है कि निश्चित तौर पर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुआ होगा और उसके बाद इसे लाया होगा। और जैसा कि मैंने कहा, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल को छोड़कर सारे राज्यों ने इसे लागू किया था, अधिसूचना जारी की थी, और इसके बाद अभी 6-7 राज्यों ने ऐसा कहा है, कर रहे हैं। तो मतलब अभी बदलाव की गुंजाइश भी बनती दिख रही है, राजनीति का तकाजा भी है। पर डॉक्टर अंशुल अभिजीत, जो अपराजिता कह रही हैं छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आज के युग की बातें क्यों ना की जाए? तो आज के युग में अर्थव्यवस्था की चिंता की जा रही है या वोट बैंक साधा जा रहा है? नहीं, संदीप जी, अगर आप इस स्कीम को, इस योजना को सियासत से ना जोड़ें तो अच्छा रहेगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जब भाजपा जन कल्याण की बात करती है तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि जन कल्याण का ये मतलब है कि गैस के दाम आप नीचे मत करो, 50 रुपए और बढ़ा दो, पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क आप कम मत करो, नोटबंदी कर दो, जिससे जितनी भी जो असंगठित क्षेत्र है वो पूरा ध्वस्त हो जाए। बेरोजगारी दर तो आप देख रहे हैं, महंगाई दर तो आप देख ही रहे हैं, वो तो कम होता ही नहीं। और जो Q4 के जो आंकड़े थे, Q3 के जो आंकड़े थे, तीसरे तिमाही के जो जीडीपी के आंकड़े थे, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का भी संकुचन हो बैठा। तो मुख्य सवाल यह है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुख्य सवाल है कि जब रोजगार मिलेगा तभी तो पेंशन मिलेगा, पेंशन तो उसका बाद में आता है। बेरोजगारी यहां पर एक मुख्य सवाल है। लेकिन आपका दूसरा भी जवाब दे देता हूं, ये इससे सियासी से कोई मामले से मत जोड़िए। हम आवाम की आवाज को सुनते हैं, हमने वादा किया था आवाम की आवाज को सुनकर कि हम ये लागू करेंगे, और जैसा हमने कहा हमने वैसा ही किया अपने रियासतों में, और वैसा ही हम करते रहेंगे। इतिहास नहीं, आप करते तो रहेंगे अंशुल, पर करने में वो 35,000 करोड़ रुपया राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों का अटका हुआ है, 17,000 के करोड़ के करीब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का, 7,500 करोड़ आज लागू हो गई पुरानी पेंशन योजना व्यवस्था हिमाचल में, वो भी अटका हुआ, वो पैसा नहीं मिलेगा तो अधर में अटका रहेगा सरकारी कर्मचारी, तो राजनीति जारी रहेगी। नहीं, ये तो केंद्र सरकार की आदत है
कि बाधाएं कैसे करें, पैसा ना दे, ये हमारा पैसा, ये रियासतों का पैसा, ये उनको देना पड़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार ये चाहती है कि बाधाएं हो जाएं, हमेशा रुकावट आए, अड़चने आए। तो ये तो उनकी तरकीब है, ये तो उनकी साजिश है और सब चीज में यही करती है। और फिर बाद में ये कहती है, अच्छा वो सवाल आपने पूछा संदीप जी, और बाद में ये कहती है कि जाइए कोर्ट जाइए, हर मामले में जाइए कोर्ट जाइए, जैसा और कोई संस्थाएं हैं ही नहीं, सिर्फ आपको कोर्ट जाना पड़े। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि यहां पर द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, जो प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है, वही सजा है। तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहिए, वकील के चक्कर काटते रहिए, और यही वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। लेकिन ये ऐसा होने नहीं देंगे, हम लड़ते रहेंगे, वो पैसा मिलेगा, वो हमारा पैसा है। लेकिन वैसे भी हमने जो लागू कर दिया है वो पैसा जैसे आता रहेगा तो वो हम इसको लेते रहेंगे। ये हम आखिरी वक्त लड़ेंगे, आवाम को महफूज रखेंगे। जो हमारे जो वृद्ध लोग हैं, जिनकी वजह से हम ओपीएस ला रहे हैं, हम समझते हैं कि ये जो पुरानी स्कीम है इसमें ज्यादा भेदभाव है। ये आपने ठीक कहा, जो शेयर बाजार है उसके उतार चढ़ाव पे गिरवी है। और जो हमारे जो वृद्ध लोग हैं, हम बस सिर्फ नौजवानों की बात करते हैं, लेकिन नौजवान हमेशा तो वो नहीं रहेंगे, कभी वृद्ध होंगे। इनको महफूज रखना, उनको सुरक्षा, एक तरह से एक सुरक्षा कवच देना, वो हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है। और वो ओपीसी की वजह से वो आएगा, तो वो हम करते रहेंगे यहां पर। तो ये हमारा और ये आने वाले दिनों में, अब क्या मैं ये मानकर चलूं अंशुल कि कर्नाटक में भी आप ओपीएस को बड़ा मुद्दा बनाएंगे? ये देखिए, विधानसभा, क्योंकि राज्यों का अख्तियार है, राज्य एनपीएस से हटकर पुरानी पेंशन व्यवस्था पर जा सकते हैं। और अभी 6 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने बाकी हैं इसी साल में। नहीं, देखिए संदीप जी, जो हमारे पार्टी के जो फैसले होते हैं, जो आलाकमान फैसला करती है या जो रियासतें फैसला करती हैं, वो लोगों की, आवाम की जो आवाज है उसको सुन के करती है। तो हम हर रियासत में, हर राज्य में जाते हैं, जो कहते हैं उनकी बात को सुनते हैं, फिर उस बात को मुकम्मल करते हैं। वो हकीकत में बदल जाती है, इनकी तरह नहीं कि हर बात जुमला होती है। जैसे आपने कहा था, आपने तो नौकरियां छीन ली, 12 करोड़ नौकरियां, और 95 से 90% लोगों की जो तनख्वाहें हैं, जो आमदनी है, वो कम हुई है इनके कार्यकाल में। 8 साल में आप जानते हैं बेरोजगारी दर इतना ज्यादा ये हो चुका है, और जो निर्यात है वो कम होते जा रहे हैं। हर महीने निर्यात आपके कम होते जा रहे हैं, और निर्यात पे आधारित जो कारोबार हैं उनकी भी नौकरियां लोगों के पास जा रही हैं। जो लेबर फोर्स सर्वे है उसके मुताबिक आपको सिर्फ 4% लोग, आप फ्यूचर जनरेशंस, आने वाली पीढ़ियों पर भार डालकर अपना सियासी फायदा कर रहे हैं क्या? ये नीति आयोग के बयानों को अगर आप उनका विश्लेषण करें, और आप सारे पढ़ते हैं, या आरबीआई की जो कमेंट्री है कि आने वाले वक्त बहुत पीड़ादायक हो जाएंगे, चरमरा जाएगी अर्थव्यवस्था। अगर 79% ओन टैक्स रेवेन्यू, खुद का राजस्व जो हिमाचल प्रदेश कमाता है, वो सिर्फ पेंशन देने में चला जाए, तो यह चिंताजनक बात है। यह आंकड़ा मैं गलत तो कोट नहीं कर रहा हूं डॉक्टर अंशुल? नहीं, देखिए विकल्प निकलेंगे। आपत्तिजनक जैसे आलोचक तो हर वक्त खड़े रहते हैं। मनरेगा के भी समय थे कि भाई कहां से आएंगे मनरेगा के पैसे। फूड सिक्योरिटी एक्ट के समय भी आलोचक आ गए थे कि भाई कहां से आएंगे पैसे। बात प्राथमिकता की होती है। जन कल्याण बिल्कुल सही शब्द है, लेकिन सही मायने में जन कल्याण है जन कल्याण। प्राथमिकता की बात होती है कि ऐसा नहीं है कि हम बजट को तोड़ देंगे। ये कहां कहा कि कोई राज्य सरकार का बजट टूट जाए। हम जहां पर जरूरत है वहां पर लगाएंगे। सरकार की प्राथमिकता यह है कि बड़ी बड़े कारोबारियों को कैसे फायदा हुआ, ये सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? ऐसे सवाल जब 30% से 22% कॉर्पोरेट टैक्स कम होता है, और सरकार में कितने ज्यादा नुकसान होता है, कितने आंकड़ों का नुकसान होता है, ये सवाल तो सरकार से भी पूछने चाहिए थे कि आपने तो सबसे पूछे जाएंगे। सवाल हम सबसे पूछते हैं। एक वाजपेयी, ये पुरानी पेंशन राजनीतिक टेंशन बढ़ा रही है, और ये और बढ़ेगी आने वाले दिनों में। इसमें कुछ तथ्य मैं बता दूं आपको। हाँ बताइए ना। 2003 में ये स्कीम आई, और उसके बाद 2013 में रेगुलेटरी एक्ट बनके पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया और वो अथॉरिटी बन गई। जब ये 3 में स्कीम आई तो चिंता का विषय ये था कि 15,367 करोड़ रुपए पेंशन पे खर्च होते हैं सालाना। अब ये है चिंता का विषय कि 21-22 में जो है 2,98,000 करोड़ रुपए पेंशन पे लगते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए सरकार के पास बीच में भी आई है कि समस्या है भाई, पेंशन में पैसे नहीं मिल रहे, क्या करें। तो इन्होंने क्या करा, 2019 में अपने पार्ट का जो कंट्रीब्यूशन था वो 10% से बढ़ा के 14% जो आपने बताया वो भी किया कि भाई एम्प्लॉय को दिक्कत ना हो। अब इसमें दो तरह के एम्प्लॉय हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो भारत सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कंसर्न है, जो कि करीब आज की डेट में 70 लाख और उस वक्त थे करीब, नहीं मैं तो आपकी फिगर करेक्ट कर देता हूँ। आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज हैं 31 लाख हैं। 31 और उसमें आर्मी वाले भी मिला लेंगे, आर्मी वालों को उनको मिला के मतलब यही 40 लाख कुल मिलाकर पद हैं केंद्र सरकार में। जी। वो 9,79,000 तो खाली पड़े हैं, जिनको अब आप ये कह के अगले 18 महीने में भर्ती कर देंगे 10 लाख लोगों की, वो खाली पद ही भरेंगे। वो ठीक है, मोटी मोटी बात हम ये कह रहे हैं कि इस सरकार का कंसर्न देखिए आप। जैसे ही आवाजें उठी 2019 में, उसने अपने पार्ट पे जो कर सकता था फॉरेंसिक किया उसने। फिर आवाजें उठी, कमेटियां बनाई, कमेटी की रिपोर्ट पहले भी है, बना के उन्होंने कहा जी हम रिव्यू करने को तैयार है। अब रिव्यू इसलिए राजनीतिक नफा नुकसान आका जाने लगा कि अरे हिमाचल हार गए ओपीएस के चलते। वो अलग इशू है, वो अलग इशू है, वो तो विषय बात का है। पहला विषय इकोनॉमी से कंसर्न का, जो आप भी बात कर रहे हो और आप तो मास्टर इकोनॉमी के। इतना भारी पैसा अगर पेंशन में लगेगा तो कैसे बजट का हिस्सा बनेगा? अच्छा, मतलब ये फिगर आपने 2,98,000 करोड़ की बताई। हाँ 21-22 10,09,513 करोड़ बट्टे खाते में चले जाते हैं, एनपीए बता दिया जाता है। 10,09,513। अपराजिता गलत फिगर तो नहीं बता रहा हूं, ठीक है, ये तो पार्लियामेंट में कोटेड फिगर है। वो बट्टे खाते में चले जाएं, 2,98,000 करोड़ से पेट में दर्द होने लगता है, जहां लगभग 3 करोड़ कर्मचारी हो जाते हैं राज्य और केंद्र के मिला लें तो। राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं, अपने एम्प्लॉइज को जो मर्जी दें, ओल्ड पेंशन दें, नई दें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पैसा उनका वापस दे दीजिए, पीएफआरडीए में जो पैसा है वो वापस दे दीजिए प्लीज, अगर वो स्वतंत्र हैं। अरे वो उनको थोड़ी मिलेगा, वो तो उनको मिलेगा। हाँ तो उनके कर्मचारियों को दे दो ना। वो पुरानी पेंशन योजना पर आ गए संदीप, फिर वहां पर बाल की खाल क्यों निकालने लगे? संदीप जी नहीं, शो मी द मैन एंड आई शो यू द लॉ। रेट्रोस्पेक्टिवली थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिवली होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट जो आप पेंशन नई पुरानी वाली अगर लागू करती है अपने राज्य में, और अब ये रिव्यू में कहने लगे हाँ बदल सकते हैं, कानून तो हम ही बनाते हैं। हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट भगवान नीचे थोड़ा आते हैं कानून बनाने के लिए। संदीप जी हम बनाते हैं कानून। देखो थोड़ी क्लियर और हो जाए, हम जो बात कर रहे हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की कर रहे हैं जो पूरे भारत में होते हैं। तो ये फौज में पुरानी पेंशन योजना क्यों और बाकियों को क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक है। मतलब पुरानी पेंशन योजना बेहतर है क्या? इसीलिए भाई हमारे बहादुर जवान हैं उनको ओल्ड पेंशन दे देंगे, बाकियों को छोड़ो। देखिए जब 2003 में ये नोटिफिकेशन आया और पार्लियामेंट ने इसको पास किया, एक्ट को बनाया, तो उस वक्त ही पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस को इससे बाहर कर दिया। They were exempted. क्यों? Because they have a special category. Please understand. ये बाकी सामान्य है, ये बाकी कर्मचारी कुछ नहीं करते। फर्क नहीं है, आर्मी की कैटेगरी और एम्प्लॉइज में फर्क है। ओपीएस बेहतर है, ये तो आप मान के चलो, दे दिया। ये मान के चले, बिल्कुल ये आप मान रहे हैं। यस बिल्कुल मान रहे हैं हम। तो आप बेहतरी नहीं चाहते? नहीं, आप उसमें जवाब सुनिए ना। ये जो एनपीएस जब लाए थे तो उसके पीछे ये सोच थी कि सरकारी एम्प्लॉय जो रिटायर होगा उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा रिटायरमेंट के बाद मिले। अब इतनी स्पेन ऑफ टाइम में ये देखा गया कि शेयर मार्केट में जो पैसा लगता है वो उसको इतनी सिक्योरिटी नहीं दे रहा जो उसको आधे पेमेंट मिलती है। झाले इतने हो रहे हैं, ये शेयर बाजार हिचकोले मारता घूमता है। इंपॉर्टेंट बात, ईपीएफओ के पैसे आज भी, हिंदू की रिपोर्ट है, अडानी समूह पर गंभीर सवाल उठने के बाद भी ईपीएफओ का पैसा लगाया जा रहा है अडानी समूह की कंपनियों में। टेक अवे ये है कि ये गवर्नमेंट ने मुसीबत को समझा, परेशानी को समझा और रिव्यू करने के लिए तैयार है। सरकारी कर्मचारियों का पैसा जो बाजार में लग रहा है उसमें गड़बड़ झाला हो सकता है, फिर भी लगाया जा रहा है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है क्या? ये सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बैठ के डिस्कशन के बाद पास हुआ है। ये कोई हमने घर में बैठ के नहीं कर लिया, सब लोगों की सहमति आई, राज्यों की भी सहमति आई, उसके बाद ये लागू हुआ ये फैसला। प्लीज अप्रिशिएट दिस। अब सुनील साजन, ये अहम पॉइंट है, आप सबकी सहमति तो थी। 2004 में किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में?
2013 में पीएफआरडीए ने पूरा एक मुकम्मल जामा पहन लिया। किसकी सरकार थी? 2004 में मुलायम सिंह यादव की, 2013 में अखिलेश यादव की। आपकी सहमति पर ही तो ये लागू हुए थे। ये सवाल पूछ रहे हैं कि वाजपेयी। संदीप जी, आप ठीक कह रहे हैं कि जब लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश में 2004 में नेताजी मुख्यमंत्री थे और 2013 में माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। मैंने भारतीय जनता पार्टी की भी प्रवक्ता को सुना और अभी मैं एलजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था। मुझे लगता है अर्थव्यवस्था की बड़ी बात आई। एक बात तो मैं साफ कर दूं कि अभी जब हम लोग 2022 में समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आया तो उसमें साफ साफ लिखा गया कि हम पुरानी पेंशन बहाली के पक्ष में हैं। हमारे घोषणा पत्र में था। विजय बंधु जी आपके डिबेट का हिस्सा हैं। ये लोग लगातार एक आंदोलन चला रहे हैं, बड़ा आंदोलन चला रहे हैं और हमें भरोसा है कि आंदोलन की एक दिन जीत होगी। आप एक बात और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम जनहित में कर रहे हैं। मैं संदीप जी बाईमानदारी ये कह सकता हूं कि राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं ये 95% पहला अपना हित देखती हैं, बाद में जनहित देखती। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी पुनर्विचार करने की बात कर रही है वो इसलिए नहीं कि जनहित देख रहे हैं, उनको अपना हित दिख रहा है। 2024 में एक बड़ी संख्या पूरे देश में जो कर्मचारियों की है वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनमें नाराजगी तो उसमें आप भी तो शामिल हैं सुनील भाई। अगर आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, 2004 में जब ये लागू हुई 7 तक मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, 2012 से 2017 अखिलेश यादव की सरकार थी, आप निकल जाते, पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर देते। योगी आदित्यनाथ 2013 में ये चिट्ठी लिख रहे थे ना मनमोहन सिंह से, इसका मतलब वो अखिलेश यादव से भी बात कर रहे थे। अखिलेश यादव ने उनकी बात मानी नहीं, तभी प्रधानमंत्री को ये 21 मई 2013 को चिट्ठी लिखनी पड़ी। अच्छा, हम संदीप जी अच्छी बात है, हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि चलिए अगर हम तब नहीं माने तो अब तो हम मांग कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है? अगर तब समाजवादी पार्टी का सुझाव मान लिया था तो आज भी समाजवादी पार्टी का सुझाव मान ले, बहाल कर दे। और जहां तक अर्थव्यवस्था की बात कर रही थी बीजेपी की प्रवक्ता, उन्होंने कहा बहुत समझदारी के साथ अर्थव्यवस्था देखनी पड़ती है। 7 सालों में मुझे लगता है कि 10 लाख करोड़ का कर्जा उद्योगपतियों का माफ हुआ है। अगर वो ना माफ होता तो जो खाने पीने में टैक्स बढ़ा है और जो कह रहे हैं कि कहां से लाएंगे। और एक और सवाल है, जब 2014 में पहला बजट आया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो वो बजट 20 लाख करोड़ का था, अब की 40 लाख करोड़ का है। पैसा कहां जा रहा है? काम कुछ हो नहीं रहा। इन लोगों की एक खूबसूरत बात यह भी है कि बिना कोई निर्माण के राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, बिना निर्माण के राष्ट्र निर्माण हो रहा है। 6 एक्सप्रेसवे बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक नया हवाई अड्डा बन रहा है। आज अभी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई भोपाल से दिल्ली के लिए। और जो चुनावी नतीजे हैं वो काम के नाम पर जनता बीजेपी को सलाम क्यों कर रही है? देखिए, हाँ, अगर देखिए संदीप जी केवल चुनावी नतीजों पर आएंगे तो देश का विकास मुझे लगता है फिर अधूरा रह जाएगा। सच कुछ होता है, चुनाव में बातें कुछ होती हैं, लेकिन देश तो तरक्की करेगा तभी ना जब आप रोजगार देंगे। देश तरक्की करेगा जब किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, जो बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी। जब 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, जब मेट्रो ट्रेन चल जाएगी, जब बुलेट ट्रेन चल जाएगी, स्मार्ट सिटी बन जाएगी, बनारस क्योटो हो जाएगा, सड़कों का जाल बिछ जाएगा। ये केवल भाषणों में होता है, कहां है हकीकत में? पर तो पर बात तो देखिए, मैं समझ गया, थोड़ा दायरा और बढ़ा रहा हूं चर्चा का। अहबाब, ये तो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की बात है। देश की टोटल वर्कफोर्स का ये 8-9% हिस्सा भी नहीं है। 90% लोगों के पास तो कोई सुरक्षा कवच है ही नहीं। तो ये बस सुरक्षा सरकारी कर्मचारियों को साध लो तो एक वोट बैंक आपका मुकम्मल हो जाता है। दरअसल ये लड़ाई वहां पर है, या कोई भी व्यक्ति
हर व्यक्ति का इस देश की तरक्की में, विकास में, विश्व गुरु की राह में कोई ना कोई योगदान है। वो टैक्स भी देता है। 64 से 66% जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ की जो है वो गरीब गुरबे की जेब से जाती है। ये अमीर रसूखदार तो 3-4% देते हैं जीएसटी में अपनी कंट्रीब्यूशन। उसके सुरक्षा कवच की बात होगी या ये दरअसल राजनीतिक दलों का सुरक्षा कवच है कि जी पेंशन की बात कर दो, वोट मिल जाएंगे। अनम्यूट कीजिए अहबाब भाई। हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज। जी संदीप जी, हम तो पहले से कह रहे थे बात कर लीजिए। अब पृष्ठभूमि जरा बना दूं। पृष्ठभूमि ये है कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आर्गुमेंट छोड़ दीजिए। हम तो एक बात कह रहे हैं कि 10 लाख करोड़ कॉर्पोरेट घरानों का माफ किया, 10 लाख करोड़ एमपी हो गया, कोई बात नहीं। अब जो पेंशन फंड था, जो एम्प्लॉइज के पैसे थे, उनको एक्सेस नहीं, कोई बात नहीं। आरबीआई ने रिस्क की वार्निंग दी कि भाई अदानी में पैसा मत लगाओ, मत लगाओ, मत लगाओ, लगा दिया गया, $100 अरब उड़ गया, कोई बात नहीं। पृष्ठभूमि ये है कि सरकार रफ शॉर्ट करती है, चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, जो मन है कर देते हैं। और जैसे 1-1.5 साल किसानों को लड़के किसान कानून वापस दिलवाने पड़े, लड़ाई चलेगी। अब रही बात इस पेंशन की। सर बात यह है कि जब लोगों को यह दिख रहा है कि हमारा पैसा जो है वो ऐसे लुटाया जा रहा है, एक दुनिया के किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया जाता है, और फिर जब पता लगता है उसके बाद फिर उसकी मदद की जा रही है और आरबीआई की चेतावनी के बावजूद की जा रही है, तो पृष्ठभूमि तो साफ है। अब बीजेपी क्यों मानी है ये बता दूं। बीजेपी इसलिए मानी है क्योंकि इन्होंने सब एक्सपेरिमेंट कर लिया। 10 साल डॉक्टर साहब ने सरकार चलाई, मोदी जी के 10 साल पूरे हो रहे। हमने रामनवमी पे जो हुआ हमने देखा, इनका जो फॉर्मूला था आज नहीं चल रहा। ये जो फॉर्मूला देश भर में चलाते हैं कि लोगों को लड़ा लो, जड़ा लो, अब हमारी वोट बैंक पक्की रहेगी, वो नहीं चल रहा। अब ये नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। अब हिपोक्रेसी की आप चरम सीमा देखिए, कांग्रेस लागू करती है, बाकी के दल समर्थन करते हैं। हम तो एक बात कहते हैं कि आज जब बीजेपी को यह समझ आ गया कि हमारा हिंदू मुसलमान नहीं चलना भाई, हमें एक्सपोज हो गए हैं हम, जो हमने अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट का साथ दिया। अब कम से कम जो ईमानदार सच्चे लोग हैं, जो 2 वक्त की रोटी कमा के खाते हैं, उनको उनके पैसे का एक्सेस दे दें। हम तो ये कह रहे हैं। अच्छा, अर्थव्यवस्था पे बोझ पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो शुरू से कह रहे थे कि आइए बैठिए, बीच का रास्ता निकालते हैं, इंप्लॉइज को उनका पैसे को एक्सेस दीजिए, उन्हें की कंट्रोल दीजिए कि उनका पैसा कहां लगेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड ले लें। अगर देने ही है तो अदानी को क्यों देने हैं जी, कि एक व्यक्ति अमेरिका में उठे, एक रिपोर्ट करे और $100 अरब टैक्स पेयर के उठ जाए। जो काला धन बाहर से आना था, सफेद धन बाहर जाने लग गया। हमारा संदीप जी ये आर्गुमेंट है कि मोदी जी तो झोला लेके चल देंगे, लेकिन जिनके परिवार हैं, झोला लेके तो सारी सरकारें चल देंगी ना। बात यह है, अगर भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ है, झोला तो आप भी उठाकर लेकर चल दोगे। आपका जो ये बैडमिंटन का खेल चल रहा है केंद्र और विपक्षी शासित राज्यों के बीच, आम आदमी, आम कर्मचारी शटलकॉक बनकर रह गया है क्या? उसका मुर्गा बना दिया है आपने। बिल्कुल नहीं सर, हमारे यहाँ तो बैडमिंटन बड़ा खतरनाक शुरू कर रखा था इन्होंने, हमने तो वो बंद किया है। लेकिन असली बात ये है कि ये जो लोगों का पैसा उड़ाने की आदत इन्हें पड़ रखी है ना जी, हम इन्हें अब ये बताना चाहते हैं कि जो 8-9 साल से मनमर्जियां हो रही थी, जो मन किया कर दिया। सर गरीब आदमी माचिस भी लेता है ना तो भी जीएसटी, बड़ा आदमी होलसेल में थोक से किसी और से मंगवा लेता है, उसका बच्चा अगर दूध भी पीता है, लस्सी भी पीता है, तो भी वो जीएसटी देता है। और अगर भूली भांति कोई क्लर्क, कोई चपड़ासी भी बेचारा कहीं लग जाए तो उसे पेंशन का तो हक है ना सर। हम तो ये कह रहे हैं कि जिसका सुरक्षा कवच मिलनी चाहिए, पर सिर्फ कर्मचारी ही क्यों, बाकी लोगों को भी सरकार के नुमाइंदे के ही क्यों। अब विजय कुमार बंधु, आप इतने सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अब इस लड़ाई में आपने तमाम सरकारों के, वो समाजवादी की सरकार देखी, बीएसपी की देखी, बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में सब जन कल्याण की और पेंशन को लेकर अपनी पोजीशन बड़ा कन्वीनियंटली बदलते हैं। कोई ईमानदारी दिख रही है पुरानी पेंशन योजना या पेंशन देने को लेकर, एक कर्मचारी को सुरक्षा कवच प्रदान करने को लेकर, कोई किसी भी राजनीतिक दल में कोई ईमानदारी दिखती है आपको? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
और आप हमेशा जनवादी मुद्दों को उठाते रहते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने सवाल किया कि क्या राजनीतिक दल इस पर ईमानदारी से हैं। ये बात है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारी सच्चाई है, हमारा हक है, हम उस पर लड़ रहे हैं। कभी दल समझते हैं, कभी नहीं समझते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि इस आंदोलन की वजह से आज देश के तमाम राजनीतिक दल इस बात को समझ रहे हैं, अब हमारे हक की बात कर रहे हैं। हो सकता है अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए कर रहे हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हमारे हक की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छी बात है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2003 में जब ये पेंशन व्यवस्था बंद की गई थी, तो मैं जो मेरी जानकारी है, आज कमेटी बनाने की बात की जा रही है, उस समय कोई कमेटी नहीं, अध्यादेश लाया गया। हम एक पूछना चाहते हैं, सारे लोगों से बात पूछना चाहते हैं, अध्यादेश कब आता है? जब देश पर कोई अचानक संकट आ जाए, अध्यादेश लाया जाता है, लोकसभा संसद ना बुलाई जा सके। पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा है, देश के नागरिकों की वो सुरक्षा है, हमारे सेवानिवृत्तों की वो बुढ़ापे की लाठी है, उसके लिए कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ी जो अध्यादेश लाना पड़ा? और मजे की बात है, 2003 से अध्यादेश चलता 2013 में पास हुआ। मैं सभी लोगों से बात के लिए पूछना चाहता हूं, अध्यादेश की क्या जरूरत है? दूसरा जो सवाल आया, और इसमें सारी सरकारें शामिल हो गई। बीजेपी की सरकार अध्यादेश लाती है, कांग्रेस की सरकार जमीन पर लागू करती है, फिर अगली सरकार और राज्यों में सरकारें बदलती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस व्यवस्था में जिम्मेदारी सबकी रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज का जो परिदृश्य है, मैं बताना चाह रहा हूं कि करे भार है। मैं कहता हूं, क्या हम अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं, उनके बीमारियों पर पैसा खर्चा करते हैं, एक पुत्र के नाते क्या मेरे तनख्वाह से पैसा जाता है, वो मेरा भार है कि मेरी जिम्मेदारी है? ये लायबिलिटी है। लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट किस बात के लिए कहा जाता है? हमने 30 साल 35 साल जो देश का कर्मचारी शिक्षक सेवा दिया है, विभागों को दिया है, प्रदेश को दिया है, देश को दिया है, क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार को नहीं बनती है? और अभी मैडम जो बोल रही थी, आपने जैसे जानकारी, विजय भाई एक छोटी सी इंटरवेंशन। ऐसा नहीं है कि नई पेंशन योजना में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, कि भाई नई पेंशन योजना में आपको बिल्कुल खाली हाथ बिठा दिया जाएगा सेवानिवृत्ति के बाद। पहलू यह भी है। जी 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 जी, बहुत अच्छा सवाल सर, बहुत अच्छा सवाल। मैं चाहता था कि इसी बिंदु पर हम आए। ये सर, हमारे पास एक पेपर नहीं है, इसी तरह दसों पेपर है और हजारों उदाहरण पूरे देश के अंदर, हजारों उदाहरण है। 1300 रुपए, 2100 रुपए, 4200 रुपए, ये सर पूरे देश। इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? जो लोग अर्थव्यवस्था की बात करते क्या हैं, है ये रुपए? 1300 पेंशन मिलती है, 700 नहीं, विजय भाई समझाइए ना, ये रुपए, ये पेंशन मिल रही है, आप ये कह रहे हैं? यस, वही कहना चाहता हूं। एक से एक सर कर्मचारी है सर, देश के लाखों लोगों को मैं जानता हूं, मेरे पास उदाहरण रखे हैं, किसी को 800, किसी को 1200, किसी को 2800, किसी को 2000, कभी 4000। इस पर चर्चा हमारे अर्थशास्त्री और देश के तमाम राजनीतिक दल क्यों नहीं करते कि जिस एनपीएस को खूबसूरत बताया जा रहा है, उसकी बदसूरती तो देख लें। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, बनारस के एक प्रिंसिपल इंटर कॉलेज के 1.25 लाख वेतन है। मैं मैडम का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहता हूं, और अगर हो तो हम भेज देंगे रिपोर्ट पूरी। एक प्रिंसिपल है बनारस में, जहां प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, 1.25 लाख उनका वेतन, एनपीएस में थे। 4044 रुपए उनकी पेंशन बन रही है एनपीएस में, जिसको बहुत अच्छा बताया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं, 1800, 1200, 4400 रुपए, इसको आप खूबसूरत बता रहे। 44 रुपए में क्या करेंगे? वो बिजली का बिल भरेंगे कि सिलेंडर जो महंगा हो रहा है उसका बढ़ाएंगे? तो शॉकिंग है। पेट्रोल अपनी गाड़ी में चलाएंगे। अपराजिता, इस बात का जवाब दीजिए। विजय जो उदाहरण दे रहे हैं, ये कागज भी भेजने को तैयार हैं, कागज मैं भी मंगवाऊंगा, कि एक प्रिंसिपल, एक प्राचार्य 1.25 लाख की तनख्वाह पर रिटायर होता है और उसको मिलती है पेंशन 4400 रुपए। देखिए, मुझे लगता है कि टीवी चैनल पर बैठकर किसी भी तरह के कागज को दिखा देना बड़ा आसान होता है। पेंशन कैलकुलेशन का तरीका होता है, और 2 शब्द अंग्रेजी में है, उसका हिंदी में भी मैं रूपांतरण करूंगी। फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, दीर्घकालीन राजकोषीय स्थिरता। जो भी सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हमें
दीर्घकालीन राजकोषीय स्थिरता, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी को देखकर ही कोई भी कदम उठाना पड़ता है और इस वजह से बहुत सोच समझ के एक पदक्षेप लेना पड़ता है। जब समिति बन चुकी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी उपलब्धि की कि समिति बननी चाहिए और वित्त मंत्री महोदया ने घोषणा की, तो हमें लगता है कि धैर्य के साथ, संयम के साथ उस समिति तो की धैर्य और सिफारिशों का संयम हम रखना इंतजार पड़ेगा या ये पुनर्विचार मजबूरी भी के चलते भी करना पड़ा, क्योंकि अब चुनावी मौसम शुरू हो गया है और ये सवाल तो उठेंगे। और जो विजय यहां पर आंकड़ा दे रहे हैं वो मैं आंकड़ों की अभी तस्दीक नहीं कर रहा हूं, पर पहली नजर में शॉकिंग लगता है कि अगर 1200, 800, 1400 रुपए, 2000 रुपए की वो पेंशन थमाई जा रही है तो वो सुरक्षा कवच या बुढ़ापे की लाठी तो नहीं हो सकती है, पर देश की अर्थव्यवस्था, उसका भी ख्याल रखना होगा। ये नहीं कि हम फिस्कल इम्प्रूडेंस, वित्तीय अनुशासनहीनता में इतने लीन हो जाएं वोटों के चक्कर में कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। पर ये जो ऊंट है पुरानी पेंशन का, ये अब एक और करवट ले चुका है। अब देखते हैं ये किस पर भारी पड़ता है या एक नया रास्ता भी निकल जाता है। नमस्कार।